हाँ जी, तो लास्ट टाइम जो हमने किया था वो था ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्जेस, और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हमने बेसिक तरीके से स्टार्ट किए थे। बेटा चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने ऐसे सुना होगा करंट। करंट को हम कैसे कहते हैं? करंट एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? सबसे पहले तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, करंट एक स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट्स ऐसे माना जाता है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है स्टूडेंट। बट ये तो बेसिक वालों के लिए बड़ा सही है कि हाँ इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। बट स्टूडेंट इन एक्चुअल सेंस करंट जो है ना, करंट आई के साथ जो डिनोट करते हैं, इट इज़ अ टेंसर क्वांटिटी स्टूडेंट्स, टेंसर क्वांटिटी। बेटा ये आपके लिए बिल्कुल ही नई टर्म है। लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो लेक्चर बनाए थे उसमें प्रेशर के ऊपर बताया था आपको +1 के, तो उसमें भी ये वर्ड आया था टेंसर क्वांटिटी। तो बेटा यहाँ पे समझिए, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये करंट जा रहा है इस फॉर्म में। अगर फॉर एग्जांपल ये जो करंट जा रहा है ये 5 एम्पियर करंट था, ठीक है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे ये करंट की वायर दो पार्ट में डिवाइड होगी ऐसे, ठीक है। तो एक 2 एम्पियर हो गया होगा और दूसरा 3 एम्पियर हो गया होगा, समझ ना स्टूडेंट। तो 2 एम्पियर और 3 एम्पियर। तो स्टूडेंट बेसिकली लॉजिकली समझा जाए, फॉर एग्जांपल मैंने इन वायर्स को ऐसे कहा कि ये 30 डिग्री एंगल बना रहा हो या 45 डिग्री एंगल बना रहा हो, और ये भी 45 डिग्री एंगल बना रहा हो, ऐसे बना रहा हो। तो बेटा लॉजिकली क्या होना चाहिए, इसका जो रिजल्ट आना चाहिए 5 एम्पियर। अगर ये स्केलर क्वांटिटी तो है नहीं है, ठीक है। अगर ये स्केलर होती तो इसकी एरो ना बनी होती। इसका मतलब अगर हम इसको वेक्टर की फॉर्म में सोचें, अगर ये वेक्टर की फॉर्म में होता है तो ये कंपोनेंट में डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल ये हो जाता है 2 cos 45 और ये होता है 2 sin 45, ठीक है। और 2 cos 45 और 2 sin 45, sin 45 1/√2 होता है, तो √2 + √2, तो ये 2√2 बनता है स्टूडेंट। तो भी ये 5 के इक्वल नहीं आ रहा, और इसके वर्टिकल कंपोनेंट भी आते हैं स्टूडेंट, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट ऐसी क्वांटिटी जिसमें हम एरो लगा रहे हैं, मतलब जिसमें हम डायरेक्शन दिखा रहे हैं, डायरेक्शन दिखा रहे हैं, और हम उसको ऐड जो कर रहे हैं ना स्टूडेंट, ऐड जो कर रहे हैं हम लॉ ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा के अकॉर्डिंग ऐड कर रहे हैं, लॉ ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा, मतलब कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही यूज़ करें। यहाँ पे हम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं यूज़ करें। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें हम लॉ ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा के अकॉर्डिंग इसको ऐड करें, मतलब 5 जो है वो 2 + 3 कर रहे हैं, और उसमें डायरेक्शन भी दिखाएं, तो ऐसी क्वांटिटी को स्टूडेंट समझने के लिए आप कह सकते हो दिस टाइप ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी। क्लियर है? तो ये एक टेंसर क्वांटिटी नई क्वांटिटी आ गई आपके लिए। अब स्टूडेंट इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं डिस्कस। रुड़की में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, 1984 का क्वेश्चन है। तो जो रुड़की में क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहा था ऐसे सर्कल में, ऐसे सर्कल में मूव कर रहा था। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, ठीक है। इसका जो रेडियस गिवन था स्टूडेंट r, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी भी थी v, ठीक है। और स्टूडेंट ऐसे कहा गया था कि इसके हमने करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट, समझ रहे। तो यहाँ पे देखो इसकी स्पीड जो गिवन थी ना स्टूडेंट, वो थी 2.2 × 10⁻⁶, और जो रेडियस गिवन था वो था 5 × 10⁻⁻11। तो आप समझ ही गए होगे तो यहाँ पे करना क्या है। अगर ये इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन एटम था, अगर ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻19, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे आई का, फॉर्मूला I = Q × न्यू, Q/T। यहाँ पे चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन है, और टाइम जो है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी 1.6 × 10⁻⁻19, और फ्रीक्वेंसी को स्टूडेंट आप लिख सकते हो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2πr/t। तो यहाँ पे इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं v/2πr, समझ ना स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। तो स्टूडेंट इसमें वैल्यूज ही पुट करनी है इसके बाद आपने, ठीक है। वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है, ठीक है, रेडियस की वैल्यू गिवन है, पाई 2.14 या 33 कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, 3.14। तो स्टूडेंट इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें इसकी आई की वैल्यू आती लगेगी, ठीक है, समझ ना स्टूडेंट। तो इससे आप ऐसे वाले क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक ग्राफ वाला भी देख लो, ग्राफ में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ऐसे 2015 में CBSE वालों ने पूछा था ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, अदर दिल्ली बोर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे था और ये ऐसे था, ठीक है,
और यहाँ पे स्टूडेंट इसकी वैल्यू जो दी हुई थी 5 दी हुई थी, और यहाँ पे इसकी वैल्यू दी हुई थी वो 10 दी हुई थी, ठीक है, इस फॉर्म में। और ये भी जो दिया हुआ था स्टूडेंट, ये 5 दिया हुआ था, और यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और ये t इन सेकेंड है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये बोला गया था कि करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, ठीक है, सॉरी चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। ये इन 10 सेकेंड ये कितना चार्ज को कवर कर पा रहा है, तो 10 सेकेंड में देखिए कितना ये चार्ज को कवर कर पा रहा है। तो स्टूडेंट ऐसा क्या होता है, एरिया अंडर कर्व ही चार्ज है, तो एरिया अंडर कर्व क्या हो गया, 1/2 × 5 × 5 प्लस कर देना, ये क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब 5 × 5। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपके पास 25, और ये हो जाएगा 1/2 × 5 × 5 मतलब कि 25 का हाफ 12.5 आ गया, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे 37.5 आ जाएगा स्टूडेंट, समझ गए। और स्टूडेंट ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे एग्जांपल की फॉर्म में लें, चार्ज अगर एट अ टाइम टी इसकी इक्वेशन दे दी जाए, फॉर एग्जांपल इसकी इक्वेशन दे दी जाए 5t² + 6t प्लस कांस्टेंट कुछ भी 5, ठीक है, हमें करंट निकालने को कह दें, ठीक है, करंट निकालने को कह दें 5 सेकंड बाद करंट की वैल्यू बताओ कितनी होगी, ठीक है, और 5 सेकंड बाद करंट की वैल्यू निकालनी है, तो आप सीधा इसको क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 2t + 6, तो ये हो गया 10t + 6, तो ये आगे करंट की वैल्यू 5 पुट करोगे तो आपका 50 + 6 56 आ जाएगा। स्टूडेंट ये तो थे बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस जो कि बोर्ड टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा अपग्रेड में करते हैं इसके क्वेश्चंस को। एक स्टूडेंट बिल्कुल स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन देखो, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंडक्टर है ऐसे, ठीक है, ये एक कंडक्टर आ गया, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि यहाँ पे इसके करंट की, यहाँ से करंट हमने भेजा हो I0, ठीक है, इनिशियली, और ये कंडक्टर के एंड तक पहुँचते पहुँचते दूसरे एंड तक इसकी करंट की वैल्यू हो जाए 0, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर ये करंट I0 to 0 ड्रॉप कर रहा है इन टाइम इंटरवल t0, इसने t0 टाइम लिया, ठीक है, ये 0 होने के लिए, तो आपने ये बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना होगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट मस्ट हैव पास टू द कंडक्टर, कितने मैग्नीट्यूड का चार्ज इसमें से पास कर रहा होगा। तो स्टूडेंट इसको देखो कैसे लिखोगे, तो इसका देखिए सोल्यूशन। तो सबसे पहले देखो I की वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू I0, फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो I0 माइनस I0 डिवाइड बाई T0 × T, समझे स्टूडेंट। ये जो करंट की वैल्यू है ना स्टूडेंट, ये करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसको ऐसे लिखते होते हैं स्टूडेंट, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये करंट की वैल्यू जो टाइम के साथ वेरी करती है, I = I0 माइनस I0 डिवाइड बाई T0 × T। तो स्टूडेंट ये थोड़ा क्रक्स पॉइंट है इस क्वेश्चन का, अगर ये पॉइंट पता चल गया तो सारा क्वेश्चन कर लोगे। तो dq/dt क्या होता है, दैट इज इक्वल टू I0 माइनस I0 डिवाइड बाई T0 × T, समझ रहे हैं। तो इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो dq की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेट करके, दैट इज इक्वल टू I0 माइनस I0 डिवाइड बाई T0 × T dt, और हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, समझ गए। ये गया फॉर एग्जांपल 0 से लेके Q तक, और ये 0 से स्टार्ट हुआ और T0 टाइम तक गया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज इक्वल टू I0 एज इट इज़, dt का इंटीग्रेशन इज t, तो T0 लिमिट्स थी तो T0 आ गया, माइनस I0 डिवाइड बाई T0 कॉमन आ गया, ठीक है, t का इंटीग्रेशन इज T0² / 2, तो ये कट जाएगा, दैट इज योर फाइनल रिजल्ट, समझ ना स्टूडेंट। तो I0 T0 माइनस I0 T0/2, तो इसको स्टूडेंट सॉल्व करोगे तो ये हमें आता हुआ लगेगा I0 T0/2, तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ चार्ज। तो बेटा ये आपने स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये आप याद कर लोगे तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं, तो आप डायरेक्टली याद रख लो, जो करंट फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा, वो कितना होगा I0/2 T0/2। बेटा एक्चुअल में इसको हम लिखते थे IRMS TRMS, चलो वो अभी करना नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही याद रख लो, I0 T0/2 हाफ हो जाती है इसकी वैल्यू। इसके स्टूडेंट कुछ बेसिक टर्म्स और देखिए, बड़ा ही बेसिक टर्म मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूँगा। जैसे आपने वर्ड सुना होगा कन्वेंशनल डायरेक्शन, ठीक है, कन्वेंशनल डायरेक्शन, ठीक है। ये जो कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है, इसमें हम इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन को। बेटा जो कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है ना, उसको आप ऐसे बता सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होगी,
अगर करंट उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो हम कहेंगे दिस इज कन्वेंशनल डायरेक्शन, जो हम मानते हैं। बेटा इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन दूसरा पार्ट आ गया इसके, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन ऐसे मान लो कि फॉर एग्जांपल फिर से हमारे पास एक कंडक्टर है ऐसे, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और ये करंट की डायरेक्शन है आई। तो स्टूडेंट ऐसे मान लो कि इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन इज ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल डायरेक्शन, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। ये हम इलेक्ट्रॉन की तरफ से देखते होते हैं। बेसिकली हम जो जितने भी कंसेप्ट पढ़ेंगे अब इसके बाद वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही समझेंगे, समझ रहे ना स्टूडेंट। अब छोटी सी टर्म और देख लीजिए स्टूडेंट, जैसे कि आप पढ़ोगे चार्ज कैरियर्स, ठीक है, चार्ज कैरियर्स का भी थोड़ा सा ब्रीफ में कर लेते हैं। चार्ज कैरियर्स जैसे कि अगर मैं बात करूँ सॉलिड की, स्टूडेंट्स जो सॉलिड होते हैं ना सॉलिड, ठीक है, उसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सॉलिड जैसे कि आप कोई भी मटेरियल ले लो, कंडक्टर हो गया, मेटल हो गया, ठीक है। दूसरा आ गया आपके पास स्टूडेंट सेमीकंडक्टर, ठीक है, इसको कंडक्टर भी वर्ड यूज़ कर सकते थे, मेटल, ठीक है। चार्ज कैरियर्स सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट सेमीकंडक्टर में? बेटा इसमें जो होते हैं सेमीकंडक्टर में, इसमें होल कह देते हैं या फिर इसको इलेक्ट्रॉन कह देते हैं, होल और इलेक्ट्रॉन। जो होल होता है इसको हम पॉजिटिव चार्ज के लिए कह देते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव चार्ज के लिए कह देते हैं, ठीक है। जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं होल एंड इलेक्ट्रॉन। समझ स्टूडेंट, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे जब सेमीकंडक्टर चैप्टर स्टार्ट होगा। जर्मेनियम सिलिकॉन आपने शायद केमिस्ट्री में वर्ड सुना ही होगा, ठीक है। एक होता है स्टूडेंट इंसुलेटर्स। इंसुलेटर में कौन चार्ज कैरियर होगा स्टूडेंट? इंसुलेटर में चार्ज कैरियर होते हैं तो स्टूडेंट इसमें तो कोई भी चार्ज कैरियर्स नहीं होते, नो चार्ज कैरियर्स, ठीक है, इसमें कोई भी चार्ज कैरियर्स नहीं होते। ये तो स्टूडेंट सारे के सारे आ गए सॉलिड के अंडर, कंडक्शन, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। अब बात करते हैं कुछ लिक्विड्स के बारे में, ठीक है, लिक्विड्स के बारे में। तो इसको हम लिख देते हैं सेकंड पार्ट, ठीक है, ये जो था दैट इज फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो लिक्विड के ऊपर देखते हैं। अब लिक्विड में देखते हैं सबसे पहले स्टूडेंट जो लिक्विड कंडक्ट करते हैं ना, ठीक है, चार्ज को, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। आपने वर्ड सुना होगा इलेक्ट्रोलाइट्स, वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जैसे कि आपने एग्जांपल सुनी होगी सोडियम क्लोराइड, नमक जिसको कहते हैं, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। इसके पास टाइटली बाउंड सोडियम और टाइटली बाउंड क्लोरीन होता है, टाइटली बाउंड सोडियम और टाइटली बाउंड क्लोरीन होता है, ठीक है। तो इस फॉर्म में ऐसे वाले को कंडक्ट करवाना बड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, ये फ्री नहीं होते, ये मूव नहीं करते। बट यही नमक को अगर आप डिसॉल्व कर दोगे ना स्टूडेंट, डिसॉल्व कर दोगे इन वाटर, तो स्टूडेंट आप कमाल देखोगे कि इसमें कंडक्टिविटी आनी शुरू हो जाती है, ये डिसोसिएट्स होने शुरू हो जाते हैं। वो डिसोसिएट्स कैसे होते हैं? वो ऐसे डिसोसिएट होते हैं, एक तो Na पॉजिटिव बन जाता है, दूसरा Cl नेगेटिव। ये आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, इसमें इतना डिटेल में है नहीं पर मैं बेसिक बता देता हूँ आपको। बेटा थर्ड पार्ट जो करना अब हमने दैट इज गैसेस। तो गैसेस की एग्जांपल कैसे समझोगे आप समझोगे कि वैसे जनरली हम बात करें तो गैस जो है नॉर्मल कंडीशन में कंडक्ट नहीं करती, नॉर्मल कंडीशंस में गैस जो है वो कंडक्ट नहीं करती स्टूडेंट, ठीक है, गैस कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट स्टूडेंट मैं आपको एक केस बताता हूँ, जैसे कि अगर हम इसको स्पेशल टेक्निक्स के साथ देखें, जैसे कि हाई एनर्जी फोटोन्स होते हैं स्टूडेंट, हाई एनर्जी फोटोन, ठीक है, जैसे कि एक्सरे में हाई एनर्जी फोटोन जो निकल के आते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सरे फोटोन। एक्सरे में फोटोन जो होता है ना स्टूडेंट, फोटोन ये स्प्लिट हो जाता है, कैन स्प्लिट, ठीक है, कैन स्प्लिट अ न्यूट्रल गैस एटम्स अंडर चार्ज कॉन्स्टेंट्स। ये स्प्लिट कर देता है स्टूडेंट, स्प्लिट कर देता है चार्ज पार्टिकल को, ठीक है। तो जब ये स्प्लिट कर देता है चार्ज पार्टिकल तो हम कहते हैं ये जो गैस है वो आयनाइज्ड हो गई है, आयनाइज्ड हो गई है। स्टूडेंट आपने देखा होगा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन रिएक्शन, ये वो, ठीक है, तो स्पेस में जैसे होती है वो कंडक्शन प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। और स्टूडेंट आप देखोगे कि ये जो कंडक्शन हो रही है ना स्टूडेंट, ये जो कंडक्शन हो रही है इसी कंडक्शन को हम स्टेडी करंट कहते हैं, स्टेडी करंट कहते हैं, ठीक है। और जब तक आयोनाइजेशन होगी तब तक ही ये कंडक्शन होगी स्टूडेंट, क्लियर है स्टूडेंट।
स्टूडेंट जो नेक्स्ट टर्म अब हमने करनी है दैट इज़ बैटरी। तो स्टूडेंट बैटरी जो टर्म है आपने शायद नाम सुना हो बैटरी का, ठीक है। इसमें बैटरी में कह सकते हैं कि जैसे बैटरी जो होती है ना स्टूडेंट, ये डीसी करंट को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। डायरेक्ट करंट होता है इसमें, डीसी करंट होता है। तो स्टूडेंट ऐसे देखिए आपके जो घरों में आता है ना, वो कौन सा करंट होता है, दैट इज एसी करंट। अब हमने जो स्टडी करनी है इस चैप्टर में वो बेसिकली ज़्यादातर वो डीसी करंट के ऊपर ही पढ़ेंगे, ठीक है, डीसी करंट के ऊपर, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए डीसी करंट के लिए बैटरी का आपको आना बड़ा ज़रूरी है। तो ऐसे मान लेते हैं, जैसे मैं बात करूँ कि सिंगल, ये इसको हम कहते हैं सेल, सिंगल टर्म अगर मैं यूज़ करूँगा इसको हम कहेंगे सेल। तो स्टूडेंट कई बच्चे यहाँ पे पॉजिटिव लिख देते हैं, कई यहाँ पे नेगेटिव लिख देते हैं, तो बिल्कुल सही है, बेसिकली बिल्कुल सही है। और हम क्या करें, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जिसको हम कह देते हैं बैटरी। तो ऐसे मान लेते हैं ये हाँ ये बता रहा था ये पॉजिटिव और ये जैसे नेगेटिव। अगर स्टूडेंट कई जगह लिखा तो बिल्कुल सही लिखा होता है, पर स्टूडेंट मैं आपको ऐसे कहूँ हायर पोटेंशियल इसको मानो, इसको आप लोअर पोटेंशियल मानो, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। उसका मैं लॉजिक अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका कॉम्बिनेशन ऐसे बना दूँ, ऐसे कॉम्बिनेशन बना दूँ, तो स्टूडेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जो है ना, इसी को ही हम बैटरी कहते हैं, जो अभी मैं आपको बता रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो मैं बिल्कुल बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सेल के बारे में, बाकी तो बाद में करेंगे इसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो सेल है ना, इसके दो एंड बना दिए मैंने। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कहा कि इसका ना ये जो पोटेंशियल था वो था 10 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस वो था 10 वोल्ट। स्टूडेंट अगर मैं कह दूँ इस एंड पे इसका ज़ीरो पोटेंशियल है, तो क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, ये ज़ीरो होगा, तो अगर यहाँ पे 10 होगा तभी ये पोटेंशियल डिफरेंस 10 रहा होगा, ठीक है। स्टूडेंट इसको अगर मैं इक्वलेंट कर दूँ ऐसे, तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं अगर ज़ीरो मान लूँ, यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ ज़ीरो ना लिखूँ, ज़ीरो की जगह लिख दूँ -2 वोल्ट, और ये 10 वोल्ट ही रहे, तो स्टूडेंट यहाँ पे कितना आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे 12 वोल्ट आएगा, समझ रहे हैं, 12 वोल्ट आएगा। अब स्टूडेंट इसी डायग्राम को मैं ऐसे भी बना सकता था, मैं आपको कुछ टर्म फील करवाना चाहता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता +2 वोल्ट, तो स्टूडेंट यहाँ पे कितना आता है, यहाँ पे कितना आता है, अगर यहाँ पे +2 वोल्ट होता तो स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे +2 वोल्ट रखूँ, सॉरी यहाँ पे +2 आना था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हायर माइनस लोअर। तो यहाँ पे अगर ये फिर से 10 वोल्ट होता है, ये अगर 2 वोल्ट रखता है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आती है स्टूडेंट, यहाँ पे कितनी वैल्यू आती है। तो इसको मेंटेन करने के लिए तो ये आप सोचना, ठीक है। अब स्टूडेंट जो मैं कंसेप्ट देना चाहता था वो समझना, पोटेंशियल डिफरेंस हायर माइनस लोअर, तो इसको इसमें से माइनस करोगे, ये तो सेम बन गया। अगर ये -2 रखता है तो कितना आता है, ठीक है, हायर माइनस लोअर, तो उसके अकॉर्डिंग सोचना ये कितना आएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट इस क्वेश्चन पे, इस वाले कंसेप्ट पे देखो, ये वाले कंसेप्ट में ये भी पॉजिटिव एंड है और ये भी पॉजिटिव एंड है स्टूडेंट, समझ रहे ना। हालांकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तभी मैंने स्टूडेंट स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ पे आप लोअर पोटेंशियल वर्ड यूज़ किया करो, यहाँ पे आप हायर पोटेंशियल वर्ड यूज़ किया करो। हालांकि दोनों पॉजिटिव हैं, अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव लिखते तो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते। स्टूडेंट अब से आपने ये याद रखना है कि इसका पोटेंशियल ज़्यादा बड़ा होगा, इसका पोटेंशियल उससे कम होगा, तो ऐसे आपको ज़्यादा अच्छे से फील आएगी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ रहे स्टूडेंट। अब तो आपको समझ आ गया होगा कि हायर माइनस लोअर है, जैसे ये 12 में से 2 किया है, सिमिलरली यहाँ पे भी कितना आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 8 लिख दूँ, 8 -2 तो ये 10 ही बनेगा स्टूडेंट। तो आप ऐसे फील कर सकते हो इस टर्म को, क्लियर हो रही है टर्म स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और बैटरी और सेल के ऊपर पूरा फुल फ्लेज लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दी है आपको इसकी। अब देखो स्टूडेंट इसके बाद एक और टर्म देखो इसमें जो आती है, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो स्टूडेंट ये बैटरी से मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि डीसी सेल है, डीसी में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ वर्ड सुनते हो आप केमिस्ट्री में भी। एक टर्म आता है पोटेंशियल डिफरेंस, इसके ऊपर डिफरेंस भी करेंगे बाद में, पहले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समझना। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, मोटिव मतलब मूव करवाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को जो मूव करवाने के लिए फोर्स लगती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फॉर एग्जांपल हम आप लोगों के पास एक एग्जांपल की फॉर्म में ऐसे बना सकते हैं कि हमारे पास एक यहाँ पे प्यारा सा बच्चा है, ठीक है, इसके पास एक बॉल है, इसने बॉल उठाई, इस हायर पॉइंट पे रख दी, ठीक है, और ये रेलिंग्स हैं, ठीक है, यहाँ से रेलिंग से ये बॉल जो है वो आगे की तरफ मूव कर रही है। और स्टूडेंट कमाल की बात ये है कि ये मूव करती जाएगी, ऐसी ऐसी मूव करेगी, ये रेलिंग से बाहर नहीं गिरेगी।
स्टूडेंट जब ये इस पॉइंट पे आएगी, ये इस पॉइंट पे आके रुक जाएगी, क्योंकि इसके बाद ये पाथ जो है वो ख़त्म हो गया। अब स्टूडेंट ये क्या करेगा, ये बच्चा फिर से इस बॉल को उठाएगा यहाँ से, और इस बॉल को उठा के फिर से ये वापस ऊपर रखेगा, ठीक है। तो ये ऐसे प्रोसेस करेगा, नीचे से उठा के ऊपर रखेगा। तो स्टूडेंट जब ये ऐसा काम कर रहा होगा ना, ये बॉल इस पॉइंट से उठा के ऊपर भेजेगा, तो ये फिर से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसी को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। वो देखिए कैसे, सबसे पहले ये जो सर्किट है, ये कैसा सर्किट था, ये ओपन सर्किट था स्टूडेंट। ये तो स्टेप समझ आ गया कि दिस इज एन ओपन सर्किट। और ये क्या कर रहा है, ये वर्क कहाँ से करवा रहा है, ये लोअर पोटेंशियल है इसका, और ये इसका हायर पोटेंशियल है। तो स्टूडेंट ये क्या कर रहा है, ये इस बॉल को लोअर एंड से उठा के हायर एंड पे लेके जा रहा है, ठीक है। जब ये लोअर एंड से हायर एंड पे लेके जा रहा है, तो इसका ये पॉइंट बन गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट ईएमएफ का, कि ईएमएफ को डिफाइन करना, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज। ये चार्ज है, ये बॉल्स जो है वो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स है फॉर एग्जांपल, इन ब्रिंगिंग अ चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोअर एंड टू हायर एंड इन एन ओपन सर्किट, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। अब देखो इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, बड़ा ही ईजी फॉर्म है। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन bringing a charge from lower potential to higher potential in an open circuit, in an open circuit. This is called EMF, electromotive force. क्लियर होगी ये टर्म समय। बेटा ये सारा का सारा जो कर रहे हैं ना हम, ये सारा का सारा ही डीसी और बैटरी की वर्किंग बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। उसमें क्या क्या टर्म्स यूज़ होती हैं। और बेटा तो स्टूडेंट इसके कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के। सबसे पहला पॉइंट जो है, ये जो वर्क करता है, इट वर्क्स फॉर एन ओपन सर्किट, ठीक है, और ये वर्क करता है फॉर क्लोज्ड सर्किट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो ईएमएफ है ये कैसे वर्क कर रहा था, दैट इज़ फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ठीक है। और ये जो वर्क कर रहा है, दैट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये जो इसका ईएमएफ होता है ना, ईएमएफ इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस, और इसमें आप लिख दोगे पोटेंशियल डिफरेंस जो है ऑब्वियस है कि लेस देन ईएमएफ, ठीक है। स्टूडेंट इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये जो है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बेटा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। कैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है और यहाँ पे एक सेल लगा दिया हमने, ठीक है, सेल लगा दिया। स्टूडेंट जो सेल होता है ना, सेल, इसका अपना ही एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, बट इंडिपेंडेंट होता है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर कितना रेजिस्टेंस है, बट ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। समझ रहे हैं। अब ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये एक कॉज है और ये एक इफेक्ट है। स्टूडेंट वो देखिए कैसे कॉज, ये कॉज तो करके, क्योंकि जब ईएमएफ हम देते हैं ना स्टूडेंट, ईएमएफ हम जब देते हैं तो उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस कॉज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस उस वक्त कॉज होता है, ठीक है। जब ईएमएफ हम दे रहे होते हैं, ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो उस वक्त ये कॉज होता है स्टूडेंट। क्लियर हो रही है। तो ऐसे लिख देना, व्हेन ईएमएफ इज अप्लाइड देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉज्ड। अब उसके बाद स्टूडेंट एक और पॉइंट देखो कि ये जो है इसका ओरिजिन जो ना, ओरिजिन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होता, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है स्टूडेंट, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। बट स्टूडेंट जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो टोटली इलेक्ट्रोस्टैटिक का ओरिजिन होता है। समझ रहे हैं। ये कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक का ओरिजिन होता है, जैसे यहाँ पे देखिए ये एक हायर पोटेंशियल है और ये एक लोअर पोटेंशियल है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही होगी, तो उस पॉजिटिव टू नेगेटिव करके यहाँ पे एक सेपरेशन आ जाएगी टी, तो हमने पढ़ा होगा V इक्वल टू ई डी, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। समझ रहे ना। जैसे सेपरेशन बढ़ेगी तो पोटेंशियल के ऊपर फ़र्क पड़ता होता है, बट इसका कोई रोल नहीं रहता इतना, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन है, इसका ओरिजिन होता है और इसका नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन होता है, ठीक है स्टूडेंट। हाँ जी बेटा, अब हम करेंगे ओम्स लॉ, ठीक है। इसके बारे में आपने ऑलरेडी 10th क्लास में काफ़ी कुछ पढ़ा होता है, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट था जॉर्ज, ठीक है, जॉर्ज जो थे, जॉर्ज सीमन,
बेटा इन्होंने ना एक बड़ी प्यारी सी डिस्कवरी की थी। इन्होंने क्या डिस्कवरी की थी, इन्होंने बोला था कि अगर फिज़िकल कंडीशंस जैसे फिज़िकल कंडीशंस, इफ द फिज़िकल कंडीशंस जैसे कि लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, एट्सेट्रा, मतलब और भी फिज़िकल कंडीशंस जितनी भी होती हैं, रिमेन्स अनचेंज्ड, अगर ये कंडीशंस कांस्टेंट रहे, देन पोटेंशियल डिफरेंस applied across the end of the conductor is directly proportional to electric current। वैसे इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है, अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, या इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? तो ऐसे बताया जाता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्लियर? तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हम हटाएंगे तो V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे जो R है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, ये कांस्टेंट है और इसी को ही हम कहते हैं रेजिस्टेंस। बेटा ये जो रेजिस्टेंस ना, इसका कंसेप्ट समझना भी, वेयर आर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब देखो इसका कंसेप्ट देखो, रेजिस्टेंस को आप ऐसे कह सकते हो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। बेटा ये देखो, इसको आप ऐसे मानो कि इसको मैथमेटिकली इस फॉर्म में भी डिफाइन कर देते हैं, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू अप्लाइड करंट। देखो सबसे पहले हमने पोटेंशियल पढ़ा, फिर करंट पढ़ा, अब नई टर्म आ गई दैट इज रेजिस्टेंस। समझ गए? तीनों के तीनों वर्ड अब हमें आ गए हमारे पास। तो बेटा यहाँ पे देखो एक चीज़ समझना कि रेजिस्टेंस जो होता है ना, उसका सिंबल तो एक तो ऐसे बना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि ये एक तरह की रुकावट है, ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन है, ठीक है। ये एक कंडक्टिंग वायर है जिसको हम रेजिस्टेंस वायर भी कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कंडक्टिंग वायर। और ये जो कंडक्टिंग वायर है यहाँ पे ये जो लगा हुआ ना, ये जो लगा हुआ है, ये कंडक्टिंग वायर के साथ अटैच कर दिया एक इतना पार्ट है। इस पार्ट को हम आर के साथ नोट कर देते हैं और इसका यूनिट जो होते हैं इसको हम कहते हैं ओम। बेटा ये जो कंडक्टिंग वायर के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ ना, ये जो रजिस्टर, ये ऑपोजिशन ऑफर कर रहा होता है इस कंडक्टर को, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, मतलब कि ये जब ऑपोजिशन ऑफर करना शुरू कर देता है तो उसी को हम कह देते हैं रेजिस्टेंस। समझ रहे ना बेटा? तो ये ऑपोजिशन ऑफर कैसे करता होता है, ये क्या कर होता है, रेजिस्ट करता है टू द फ्लो ऑफ चार्ज, इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, या करंट को भी कह सकते हो, रेजिस्टेंस को भी कह सकते हो, समझ रहे हो? ये रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ चार्ज। तो बेटा यहाँ पे देखो इसको ना, मतलब कि डिफाइन करते हैं इसको यूनिट्स को ओम के साथ, ठीक है। अब ये देखो R इज इक्वल टू जैसे V अपॉन आई, तो इसके यूनिट जो हो गए दैट इज़ ओम, पोटेंशियल डिफरेंस के हो गए वोल्ट, और करंट के हो गए एम्पियर। तो बेटा इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड बाय अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। बेटा अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना होता है, अगर मैं यहाँ पे I लिख दूँ और यहाँ पे V लिख दूँ, तो ये लाइन ऐसे आ जाएगी, कुछ स्ट्रेट लाइन बनती है स्टूडेंट। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे I लिख दूँ, यहाँ पे V लिख दूँ, तो ये इसकी तरफ थोड़ा बेंड कर देगा, ये इसके पास में है, सिमिलरली ये I के पास में आ रहा है, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग चेंज कर जाता है। तो बेटा यहाँ पे देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्राफिकल फॉर्म से भी इसको समझ सकते हो आप। ग्राफिकल फॉर्म में ये है कि ये जो स्लोप ना, स्लोप बेटा, स्लोप ही रेजिस्टेंस होती है। ये जो स्लोप होती है इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा स्टीप और ये कम स्टीप है, मतलब इसकी स्टीपनेस I की तरफ और इसकी स्टीपनेस भी I की तरफ ही है। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स?
बेटा जैसे आपने रेजिस्टेंस पढ़ा उसका उल्टा होता है कंडक्टेंस। इसको आप ऐसे लिख लो, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसको सिंबल जी के साथ नोट कर देते हैं, जी इज इक्वल टू 1/r। समझ गए? जैसे सिंबल रेजिस्टेंस का यूनिट था ओम, तो जी का यूनिट होता है बेटा ओम-1। कई बुक्स में MHO भी लिख देते हैं, और कई बार हम इसको सीमन के साथ भी नोट कर देते हैं, SI के साथ। ठीक है, तो बेटा ये सारे के सारी टर्म्स हैं, इस फॉर्म में आपने याद रखनी है। और बेटा इसके बाद एक चीज़ और है कि जैसे मैं कह दूं कि जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की, फैक्टर्स नहीं, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कौन से वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, कैसे डिपेंड करेगी, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज साइज। ठीक है, साइज ऑफ द कंडक्टर, कि कंडक्टर का साइज कैसा ले रहे हो। दूसरा बेटा उसका नेचर कैसा है, मतलब लोहे का पीस लिया है, एल्युमिनियम का है, कैसा पीस है कंडक्टर। तीसरा जो है बेटा दैट इज इक्वल टू टेम्परेचर, कैसी फिजिकल कंडीशन में रखा हुआ है, जैसे कि टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, हर कंडक्टर का एक, हर रेजिस्टेंस का अपना एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, तो टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर। तो ये तो बेटा कुछ छोटे छोटे फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब देखो बेटा इसके अलग अलग सिंबल देखो, जैसे मैंने पहले बना दिया एक तो ये बन गया। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं फिक्स्ड रेजिस्टेंस। ये दोनों कैसे रजिस्टर हैं, फिक्स्ड रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, इसके बाद बेटा कुछ कुछ रेजिस्टेंस ना इस फॉर्म में बने होते हैं। ठीक है, ये आगे वेरिएबल रेजिस्टेंस जो वेरी करते हैं बेटा ऐसे। तीसरा जो आ जाता है दैट इज इस फॉर्म में, बेटा इसको ऐसे रखा, यहाँ पे ऐसे गया, ये इस फॉर्म में। ये होते हैं डिवाइड करने वाले, ये पोटेंशियल डिवाइडर हो जाते हैं, इसको ऐसे बना देते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिवाइडर। और बेटा कुछ और सिंबल देखो जैसे कि जो इसमें यूज़ हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे देखो बेटा ये वोल्ट मीटर का सिंबल है, ये पता ही होगा आप लोगों को, ये एमीटर का सिंबल है। बेटा कई जगह गैल्वेनोमीटर ऐसे बना होता है, कई जगह जी बनाया होता है, तो मतलब एक ही है, ये गैल्वेनोमीटर का सिंबल है। ठीक है, समझ रहे ना। अब बेटा इसकी ये वाली टर्म्स आपको समझनी पड़ी, इंपॉर्टेंट है एक और, कि ये जो अगर हम सर्किट बनाए ना, अभी जितनी भी टर्म्स हमने की हैं, जैसे कि मैंने एक रजिस्टर बनाया, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके साथ मैंने कहा एक बैटरी पढ़ाई आपको। ठीक है बेटा, एक मैंने एमीटर बनाया अभी, अगर मैं एमीटर को ऐसे दिखा दूँ पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे लिख दूँ एमीटर। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूँ एक वोल्ट मीटर। तो बेटा ये वाला डायग्राम सही है कि गलत है? आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि सर्किट में एमीटर कैसे कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करते हैं, तो क्या ये सही है कि गलत है? तो बेटा ये गलत रहेगा। क्यों गलत है? क्या एमीटर गलत कनेक्ट किया है या वोल्ट मीटर कनेक्ट गलत किया है? तो बेटा ये जो टर्म है ऐसे ही समझना कि आप वोल्ट मीटर जो है आपने देखा होगा 10th क्लास में भी कि वोल्ट मीटर को ऐसे कनेक्ट करवाते हैं, दिस इज रॉन्ग। एमीटर बिल्कुल सही है, मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, बट वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इसको हम पूरे डिटेल में करेंगे, ठीक है, पर अभी के लिए सिर्फ समझने के लिए कि कोई सर्किट बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, ये आपने वैसे 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि वाई एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इन पैरेलल। बेटा एक टर्म पढ़ते होते हैं हम 10th क्लास में, ठीक है, फैक्टर्स फैक्टिंग रेजिस्टेंस। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज रेजिस्टेंस डिपेंड? कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो बेटा सबसे पहला जो फैक्टर दैट इज लेंथ। लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ती है, एरिया के बढ़ने से रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। तीसरा इज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ मटेरियल। बेटा मैथमेटिकली तो ये दो हैं, पर नेचर ऑफ मटेरियल हम इसको कंसीडर कर देते हैं, ठीक है, थर्ड पॉइंट में, समझ रहे ना बेटा। तो बेटा ऐसे है कि इनको कंबाइन करेंगे ना तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए आता हुआ लगेगा, इसको इक्वेशन ए मान लेते हैं,
इन दोनों को कंबाइन किया तो यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी से हटाएंगे तो देयर इज सम कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। बेटा ये जो रेजिस्टिविटी है इज इक्वल टू आर ए बाई एल, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू ओम मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर। तो एक मीटर के साथ मीटर कट गया तो ये बन जाएगा ओम मीटर। तो बेटा ये एक सिंबल आ गया ओम मीटर, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। तो इसके बाद देखिए बेटा कुछ टर्म्स देखिए, जैसे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है। तो बेटा इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस जो है ना बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एक लोहे का पीस लिया, उस पीस के मैंने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 इक्वल पार्ट्स। इस आयरन के पीस को मैंने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया बेटा। जब मैं इस आयरन के पीस को 3 टुकड़ों में डिवाइड करूंगा तो बेटा क्वेश्चन ये है कि क्या चीज़ सेम रहेगी, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो बेटा कंसेप्ट को समझना, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, कई रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बेटा इसको समझना बड़ा इजी है। अगर मैं इसको 3 इक्वल पार्ट में कट कर रहा हूँ तो ये लोहा तो लोहा ही रहेगा बेटा, लोहा चेंज नहीं करेगा। तो लोहा अगर चेंज नहीं करेगा ना बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि नेचर जो है ना, नेचर रेजिस्टिविटी की प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब इसकी रेजिस्टिविटी जो है ना, रेजिस्टिविटी वो तो सेम रहेगी इस पर्टिकुलर की, पर इसके डायमेंशन चेंज हो गए बेटा। देखो आर जो है वो किन के फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ अपॉन एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेना आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई और आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो इनमें से रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है बेटा, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। समझ रहे हो, इनके बढ़ने या कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता रेजिस्टेंस को, वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी और ऊपर डिपेंड करता है। समझ रहे हो ना, डिमेंशंस के ऊपर। तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, बट जो रेजिस्टेंस होगा अगर हम उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब इसकी लेंथ भी चेंज हो रही है और एरिया भी चेंज हो रहा है, तो रेजिस्टेंस चेंज करेगा स्टूडेंट, रेजिस्टेंस चेंज करेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस वेरी कर सकता है बट रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। तो ये टर्म थोड़ी सी समझ आ रही होगी आपको। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ एक आयरन का पीस और एक कॉपर का पीस फिर से। ठीक है, तो बेटा मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि ये दोनों की रेजिस्टिविटी कभी सेम हो सकती है, क्या इनकी रेजिस्टिविटी कभी सेम हो सकती है। तो आंसर इज नो। ये अपना अलग मटेरियल का बना हुआ है, ये अपना अलग मटेरियल का बना हुआ है। समझ लो, इनकी रेजिस्टिविटी दोनों की रो की वैल्यू दोनों की डिफरेंट रहेगी। क्या इनकी रेजिस्टेंस सेम हो सकती है बेटा, हाँ रेजिस्टेंस हम सेम कर सकते हैं इनकी। वो कैसे सेम कर सकते हैं, इसके लेंथ और एरिया के डायमेंशन जो है, क्योंकि आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, क्योंकि रेजिस्टिविटी तो दोनों की अलग अलग रहेगी, पर हम इनकी लेंथ और एरिया को इस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं सो दैट उनकी रेजिस्टेंस दोनों की सेम हो जाए। समझ रहे हो, तो बेटा हम रेजिस्टेंस को सेम बना सकते हैं। तो ये एक प्यारा सा डिफरेंस है इनका बेटा। जैसे हमने रेजिस्टेंस किया है, ठीक है, उसका उल्टा होता है कंडक्टेंस। सिमिलरली रेजिस्टिविटी उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी बेटा। समझ रहे हो, कंडक्टिविटी को सिग्मा के साथ नोट करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये उल्टा ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। समझ गए, जैसे रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या था, ओम मीटर, तो कंडक्टिविटी के क्या हो जाएंगे, ओम -1 मीटर -1, या MHO मीटर -1, या सीमन मीटर -1। बेटा इनमें से कुछ भी लिख सकते हो आप। समझ गए ना बेटा। चलो इस यहाँ तक करते हैं, बाकी अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।